अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर केरला से सामने आ रही है, जहां असेंबली इलेक्शन के नतीजों ने सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम को एक बड़ा झटका लगा है। इस दफा के इलेक्शन में सीपीआईएम को 2001 के बाद सबसे कम सीटें मिली है, जो कि पार्टी के लिए एक सीरियस वार्निंग सिग्नल माना जा रहा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 2011 में जब सीपीआईएम अपोजिशन में थी तब इनके पास 45 एमएलए थे और उससे पहले भी 2001 में पार्टी ने सिर्फ 23 सीट जीती थी। लेकिन 2026 के इलेक्शन में जब सीपीआईएम पूरी उम्मीद के साथ मैदान में उतरी थी और एलडीएफ को तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही थी, तब इनका कैंपेन स्लोगन भी काफी कॉन्फिडेंट था, जिसमें कहा गया कि हो एल्स इफ नॉट एलडीएफ, यानी अगर एलडीएफ नहीं तो फिर कौन। लेकिन जब 4 मई को वोट्स की काउंटिंग हुई तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आई। सीपीआईएम सिर्फ 26 सीट पर पाई गई, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पूरी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को टोटल 35 सीट्स मिली, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए 102 सीट्स अपने नाम कर लिए। नतीजे इसलिए भी ज्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि सीपीआईएम ने 2021 में 62 सीटें जीती थी और इस बार वो उसका सिर्फ एक हिस्सा ही बचा पाई, यानी 1/3 से थोड़ा ज्यादा। इस हार की सबसे बड़ी बात यह रही कि सीपीआईएम ने सिर्फ आम सीट ही नहीं बल्कि अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड और सिटिंग मिनिस्टर वाली सीट भी खो दी। काउंटिंग के शुरू होने के बाद ही टीवी चैनल्स पर यह दिखाया जा रहा था कि कई मिनिस्टर टफ फाइट में है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा दोपहर तक 14 से ज्यादा एलडीएफ के मिनिस्टर की हार ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई। न्यूज एंकर्स तक कहने लगे कि जीतने वाले मिनिस्टर की गिनती करना ज्यादा आसान हो गया है हारने वालों से। आउटगोइंग मिनिस्टर मोहम्मद रियाज ने बाईपोरे से जीत हासिल की और उन्होंने वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ओवरऑल एंटी एलडीएफ ट्रेंड के बावजूद लोगों ने इन पर भरोसा जताया। लेकिन दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की जीत भी आसान नहीं थी। जी हां, धर्मादम सीट पर कांग्रेस के वीपी अब्दुल रशीद ने काउंटिंग के छठे राउंड तक लीड बनाए रखी थी, जिससे साफ हो गया था कि मुकाबला कितना टक्कर वाला है। आखिरकार पिनराई विजयन जीत ही हो गए, लेकिन पार्टी की बुरी हार को देखते हुए इसे इनकी पर्सनल डिफीट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले इनको ही पार्टी एलडीएफ का चेहरा बनाया गया था और फिर केरला में इनके बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए थे। इस बार की एक और खास बात यह रही कि सीपीआईएम अपने ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी हार गई। जी हां, पय्यानूर जैसे जगह पर जहां पार्टी का स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, यहाँ एक्सपर्ट लीडर कुनी कृष्णन ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यूडीएफ के सपोर्ट से 7000 से ज्यादा वोट्स के मार्जिन से जीत हासिल की। सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी एमवी गोविंदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी लोगों के फैसले का रिस्पेक्ट करती है और हर पहलू का जायजा लिया जाएगा ताकि आगे के लिए सुधार किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में हार और धर्मादम जैसे जगहों पर टग फाइट पार्टी के ओवरऑल वोट डिक्लाइन का हिस्सा है और इस पर डिटेल में स्टडी की जाएगी। अब बात करते हैं इस इलेक्शन के एक और इम्पोर्टेंट पहलू की, जो है विमेन रिप्रेजेंटेशन। इस बार केरला असेंबली में टोटल 11 वुमेन एमएलए से जीत कर आई है। इनमें से 9 यूडीएफ से है और 2 एलडीएफ से। टोटल 35 विमेन कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा था, जिनमें कांग्रेस, सीपीआईएम, बीजेपी और आईयूएमएल सब शामिल थे। कांग्रेस ने 92 सीट्स में से सिर्फ 9 वुमेन्स को टिकट दिए थे। सीपीआईएम ने 86 में से 10 और बीजेपी ने 14 विमेन्स कैंडिडेट फील्ड किए, जबकि आईयूएमएल ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार 2 विमेन्स कैंडिडेट को टिकट दिया। आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। यूडीएफ की तरफ से तिरकाकारा की उमा थॉमस ने सबसे बड़ी जीत हासिल की, जहां उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से जीत दर्ज की और टोटल 83,000 से ज्यादा वोट्स लिए। अरोड़ से शानिमोल उस्मान ने भी अच्छी जीत हासिल की, जबकि एलातूर से विद्या बालाकृष्णन ने मजबूत लीड बनाई रखी। कोल्लम से बिंदु कृष्णा और वदाकारा से के रिमा ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। आईयूएमएल की फातिमा तालहिया ने पिरम्बरा सीट जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की और वो पार्टी की पहली विमेन एमएलए बन गई। चिरायन कीजू में रम्या हरिदास ने बहुत ही कम मार्जिन से जीत हासिल की, जो कि सिर्फ 142 वोट से था। एलडीएफ की तरफ से ओएस अंबिका ने अंतिगल सीट जीती और अपनी जगह बनाई। ये सब रिजल्ट दिखाते हैं कि धीरे धीरे विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, लेकिन अभी भी रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीट्स मिली, लेकिन इनका वोट शेयर ज्यादा नहीं बढ़ा। 2026 में बीजेपी का वोट शेयर 11.42% रहा, जबकि 2021 में 11.30% था। बीजेपी का टारगेट था कि वो 20% क्रॉस करेंगे, लेकिन वो इसमें फेल रही। कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया और 25% से बढ़कर 28% तक के करीब पहुंच गए। सीपीआईएम का वोट शेयर गिर रहा 25% से 21% हो गया है, जो कि इनके हार का एक बड़ा सबब माना जा रहा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है और 11% वोट शेयर के साथ 4th लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी उन पार्टीज में से है जो कम सीट पर लड़ती है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत हाई होता है। इस बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 27 सीट पर इलेक्शन लड़ा और 22 पर जीत हासिल की, जो एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है।
पीके कुनालीकट्टी ने मल्लापुरम से 85,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से जीत हासिल की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हमेशा से यूडीएफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रही है और मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हिस्सा इस अलायंस के साथ जाता है। केरला में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी सिग्निफिकेंट है और अक्सर इलेक्शन के दौरान एक तरह से कंसोलिडेट हो जाती है, खासकर जब बीजेपी के खिलाफ वोटिंग का माहौल होता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी इमेज को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए 2 वुमेन लीडर्स को नेशनल लेवल पर जगह दी है, जिसमें जयंती राजन और फातिमा मुजफ्फर शामिल है। पार्टी ने पहले भी वुमेन कैंडिडेट फील्ड किए हैं लेकिन सक्सेस लिमिटेड रही, लेकिन इस बार फातिमा की जीत एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। ओवरऑल देखा जाए तो केरला इलेक्शन 2026 ने सियासी इक्वेशन को पूरी तरह बदल दिया है। जहां एक तरफ यूडीएफ ने जबरदस्त कमबैक किया है, वहीं सीपीआईएम और एलडीएफ को अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़ेगा। ये नतीजे सिर्फ एक इलेक्शन का फैसला नहीं बल्कि आने वाले सियासी मुस्तकबिल का भी इशारा दे रहे हैं। तो इसके अलावा हैदराबाद से एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर दोबारा एक्टिव सियासत में वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। 2023 के इलेक्शन में भारत राष्ट्र समिति को शिकस्त मिलने के बाद केसीआर ने काफी अरसे तक पब्लिक लाइफ से दूरी बना रखी थी, लेकिन अब पार्टी के अंदर से मिलने वाली खबरों के मुताबिक वो धीरे धीरे फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 2026 के एंड तक केसीआर अपनी सियासी एक्टिविटीज को तेज करेंगे और फिर 2028 के तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए पूरी ताकत के साथ कैंपेन शुरू करेंगे। पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है कि केसीआर ने जानबूझ के पहले 2 साल ज्यादा एक्टिव रोल नहीं लिया, क्योंकि इनका मानना था कि जो नई हुकूमत बनी है उसे कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। अब जब कांग्रेस हुकूमत का आधा दौर गुजर चुका है तो केसीआर अब सीधा निशाना साधने के मूड में है। धीरे धीरे वो पब्लिक मीटिंग्स, रैलीज और स्पीचेस के जरिए लोगों के बीच वापस अपनी पकड़ मजबूत करने वाले हैं, ताकि आने वाले सालों में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मोमेंटम क्रिएट किया जा सके। 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 119 में से 64 सीट जीत कर सरकार बनाई थी, जबकि बीआरएस सिर्फ 39 सीट तक लिमिट रह गई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने 7 सीट जीती और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली। एक वक्त था जब तेलंगाना के अंदर बीजेपी को 1 सीट मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन आज तेलंगाना के अंदर बीजेपी के 8 एमएलए बैठे हुए हैं। तो इसके बाद बीआरएस को और झटका तब लगा जब लगभग 10 एमएलए ने कांग्रेस का रुख कर लिया। हालांकि एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से ऑफिशियली उन्होंने रिजाइन नहीं किया। इस दौरान 2 बाई इलेक्शन भी हुए, जुबली हिल्स और सिकंदराबाद कंटोनमेंट में, जहां दोनों जगह कांग्रेस ने जीत हासिल की। अब जब जीएचएमसी इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं तो बीआरएस के लिए यह वक्त और भी अहम हो गया है। अगर अब भी पार्टी ने जोर नहीं लगाया तो इसका सीधा असर 2028 के असेंबली इलेक्शन पर पड़ सकता है। केसीआर की शख्सियत आज भी तेलंगाना में एक लार्जर देन लाइफ लीडर के तौर पर देखी जाती है। इन्होंने 2009 से 2014 तक तेलंगाना स्टेटहुड मूवमेंट की क़ियादत की थी और स्टेट को आंध्र प्रदेश से अलग करवाने में सेंट्रल रोल अदा किया था। इसी वजह से आज भी इनका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट आवाम के साथ बना हुआ है। कई सियासी ताजिए निगार मानते हैं कि आज भी तेलंगाना में केसीआर जैसा कोई लीडर दोबारा इंडिविजुअल लेवल पर इतना पावरफुल नहीं है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अक्सर केसीआर पर सीधा हमला करते रहते हैं, लेकिन केसीआर ने अक्सर उनको इग्नोर किया है। इससे यह सिग्नल जाता है कि केसीआर अभी भी किसी को अपना बराबर का सियासी मुकाबला नहीं समझते। लेकिन आने वाले वक्त में सियासी स्ट्रैटेजी बदल सकती है, क्योंकि अगर उन्हें वापस पावर में आना है तो डायरेक्ट पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन जरूरी होगा। पार्टी के लोगों का कहना है कि अब अगले 2 सालों तक लगातार कैंपेन चलाया जाएगा। 2023 के इलेक्शन के दौरान कुछ लोगों के मसाइल हल नहीं हुए थे, उन सब पर भी फोकस किया जाएगा। केसीआर खुद मेदक और कामारेड्डी से इलेक्शन लड़े थे, जहां मेदक से वो जीते गए, लेकिन कामारेड्डी में बीजेपी के लीडर ने इन्हें और रेवंत रेड्डी दोनों को हरा दिया, जो एक हाई वोल्टेज कंटेस्ट था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट पलवाई राघवेंद्र रेड्डी का कहना है कि अभी तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के परफॉर्मेंस से लोग पूरी तरह से खुश नहीं है। अगर केसीआर सही वक्त पर स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं तो बीआरएस को दोबारा पावर में आने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। इनका मानना है कि अगर केसीआर 2027 से भी फुल कैंपेन शुरू करते हैं तो वो काफ़ी होगा एक इलेक्शन जीतने के लिए। अब देखना यह होगा कि केसीआर किस स्ट्रैटेजी के साथ वापस आते हैं और क्या वो अपनी पुरानी सियासी ताकत और आवाम का भरोसा दोबारा हासिल कर पाते हैं या नहीं। तेलंगाना की सियासत अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां अगले 2 साल बहुत ही अहम साबित होने वाले हैं। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।